हेलो दोस्तों, आज हम लोग रिच डैड पुअर डैड बुक का चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे। यदि आप इस बुक को शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस बुक के पूरे चैप्टर्स का प्लेलिस्ट दिया गया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6, सबक 5। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। पिछली रात मैंने लिखना बंद किया और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के जीवन पर आधारित एक टीवी कार्यक्रम देखा। बेल ने टेलीफोन का पेटेंट करवाया था और उनकी नई खोज की बहुत मांग थी। चूंकि उन्हें एक बड़ी कंपनी की ज़रूरत थी, इसलिए वे उस समय की नामी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के पास गए और उनसे कहा कि वे उनके पेटेंट और उनकी छोटी सी कंपनी को खरीद लें। वे पूरे पैकेज के $1 लाख वाहते थे। वेस्टर्न यूनियन के अध्यक्ष ने यह सुनते ही त्योरियां चढ़ा लीं और प्रस्ताव को ये कहकर ठुकरा दिया कि मांगी जाने वाली कीमत बहुत ज़्यादा है। बाकी इतिहास है। खरबों डॉलर के उद्योग का जन्म हुआ और AT&T का जन्म हुआ। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी खत्म होने के बाद शाम के समाचार आ रहे थे। समाचारों में एक स्थानीय कंपनी के स्टाफ में कटौती के बारे में एक खबर थी। कर्मचारी नाराज थे और शिकायत कर रहे थे कि कंपनी के मालिक ज्यादती कर रहे हैं। फैक्ट्री के सामने एक 45 साल का नौकरी से निकाला गया मैनेजर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खड़ा था और सुरक्षा गार्डों से अंदर जाने की इजाज़त मांग रहा था ताकि वह मालिकों से यह विनती कर सके कि उसे नौकरी से न निकाला जाए। उसने हाल ही में एक मकान खरीदा था और उसे डर था कि उसे मकान बेचना पड़ेगा। कैमरा उसके अनुनय विनय पर नजरें गड़ाए था और पूरी दुनिया इसे देख रही थी। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसने मेरा ध्यान खींच लिया। मैं 1984 से व्यावसायिक रूप से पढ़ा रहा हूँ। यह एक बहुत अच्छा अनुभव और पुरस्कार रहा है। यह एक विचलित करने वाला काम भी है, क्योंकि मैंने हज़ारों बच्चों को पढ़ाया है और मैंने सभी में एक बात देखी है जिसमें मैं भी शामिल हैं। हम में बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं और हमें प्रकृति ने बहुत से उपहार दिए होते हैं, परंतु जो चीज़ हम सभी को पीछे धकेलती है वह है खुद के बारे में शंका। तकनीकी जानकारी की कमी के कारण हम पीछे नहीं रहते, बल्कि आत्मविश्वास की कमी के कारण पीछे रहते हैं। कई लोगों पर इसका असर ज़्यादा होता है। एक बार हम स्कूल छोड़ देते हैं तो हम सभी जानते हैं कि कॉलेज डिग्री के होने या अच्छे नंबर आने का कोई खास महत्व नहीं होता। शैक्षणिक माहौल के बाहर असली ज़िंदगी में अच्छे नंबरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ की ज़रूरत होती है। इसे मत्स्य, बहादुरी, चालाकी, साहस, निरंतरता, प्रतिभा, जोखिम लेने की क्षमता इत्यादि के नाम से पुकारा जाता है। ये तत्व, चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, कुल मिलाकर हमारे भविष्य पर स्कूल के नंबरों से ज़्यादा असर डालता है। हम सभी के भीतर एक बहादुर, प्रतिभाशाली और जोखिम लेने वाला चरित्र मौजूद होता है। परंतु हम सभी के भीतर चरित्र का एक दूसरा पहलू भी होता है जो अपने घुटने टेककर ज़रूरत पड़ने पर भीख भी मांग सकता है। ग्रीन कॉप्स अलेक्जेंडर के पायलट के रूप में वियतनाम में 1 साल रहने के बाद मुझे अपने भीतर रुपे इन दोनों चरित्रों के बारे में अंतरंग जानकारी मिली। दोनों में से किसी को भी बुरा नहीं कहा जा सकता, परंतु एक अध्यापक के रूप में मैंने ये जाना कि आदमी की प्रतिभा के सबसे बड़े दुश्मन है बहुत ज़्यादा डर और खुद की क्षमताओं के बारे में शंका। ये देखकर मुझे दुख होता था कि कई विद्यार्थी जवाब जानते थे परंतु उनमें जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। असली ज़िंदगी में स्मार्ट लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बहादुर लोग आगे बढ़ जाते हैं। गहरे अपने अनुभव में, आपके फाइनेंशियल जीनियस के लिए तकनीकी ज्ञान भी ज़रूरी है और साहस भी। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो आपकी प्रतिभा का दगन होता है। गहरी कक्षाओं में मैं विद्यार्थियों को बहुत प्रेरित करता हूं कि वे खतरे लेना सीखें, बहादुर बनें और अपनी प्रतिभा के द्वारा अपने डर को ताकत और चतुराई में बदल लें। कुछ लोगों के लिए ये सिद्धांत काम करता है जबकि कईयों को ये डरावना लगता है। मैंने ये भी जाना है कि ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में बहुत सुरक्षित खेल खेलना पसंद करते हैं। मैंने ऐसे सवाल भी सुने हैं, जोखिम क्यों लिए जाएं? अपने फाइनेंशियल IQ को विकसित करने का झंझट क्यों उठाया जाए? मैं पैसे की समझ क्यों विकसित करूं? और मैं जवाब देता हूं, केवल इसलिए ताकि आपके पास ज़्यादा विकल्प हों। उद्धरण चिन्ह, हमारे आगे बहुत बड़े परिवर्तन खड़े हुए हैं। जिस तरह मैंने इस अध्याय के शुरू में युवा आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी बताई थी, आगे आने वाले सालों में उनकी तरह के कई और लोग होंगे। बिल गेट्स की तरह के सैकड़ों लोग होंगे और दुनिया भर में हर साल माइक्रोसॉफ्ट जैसी बहुत सी अत्यधिक सफल कंपनियां बनेंगी। और दिवालियापन, कंपनी बंद होने, स्टाफ निकालने की बहुत सी घटनाएं भी होंगी। तो आपको फाइनेंशियल IQ विकसित करने के झंझट में क्यों पड़ना चाहिए? इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता, आप खुद दे सकते हैं। परंतु मैं आपको बता सकता हूं कि मैं ऐसा क्यों करता हूं। मैं इसलिए ऐसा करता हूं क्योंकि आज का युग सबसे ज़्यादा रोमांचकारी युग है। मैं चाहता हूं कि मैं परिवर्तन से डरने के बजाय उसका स्वागत कर सकूं। मैं चाहता हूं कि मैं लाखों करोड़ों बनाने के बारे में रोमांचित रहें, न कि सिर्फ अपनी तनख्वाह बढ़ने के बारे में। आज का युग सर्वाधिक रोमांचकारी समय है जो दुनिया के इतिहास में अभूतपूर्व है। कई पीढ़ियों के बाद लोग इस युग को याद करते हुए ये कहेंगे कि यह कितना ज़्यादा रोमांचकारी रहा होगा। इसे पुराने की मौत और नए के जन्म का युग कहा जाएगा। इस युग में बहुत उथल पुथल थी और रोमांच भी था।
तो अपने फाइनेंशियल IQ को विकसित करने का झंझट क्यों उठाया जाए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आने वाला समय आपके लिए डरावना होगा। उस समय आप बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों को सफल होते देखेंगे और पुराने सिद्धांतों से जकड़े रहने वाले लोगों को असफल होते देखेंगे। 300 साल पहले ज़मीन ही संपत्ति थी, इसलिए जिस आदमी के पास ज़मीन थी उसके पास संपत्ति थी। फिर फैक्ट्रियां आए, उत्पादन शुरू हुआ और अमेरिका ने अपना दबदबा बना लिया। उद्योगपति के पास संपत्ति आ गई। आज सूचना का युग है, इसलिए जिस आदमी के पास जितनी ज़्यादा और जल्दी सूचना आ जाती हैं वह अमीर हो जाता है। समस्या यह है कि सूचना दुनिया भर में प्रकाश की मति से उड़ रही है। इस नई संपत्ति को सीमाओं और दायरों में नहीं बांधा जा सकता जिस तरह जमीन या फैक्ट्रियों को बांधा जा सकता था। परिवर्तन ज़्यादा तेज और नाटकीय होंगे। नए करोड़पतियों की संख्या में नाटकीय बढ़ोतरी होगी। ऐसे भी लोग होंगे जो पीछे छूट जाएंगे। आज मैं इतने सारे लोगों को संघर्ष करते देखता हूं और प्रायः ज़्यादा कड़ी मेहनत करते देखता हूं, और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वे पुराने विचारों को कसकर पकड़े रहते हैं। वे चाहते हैं कि चीज़ें उनके हिसाब से हों। वे परिवर्तन का विरोध करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी नौकरी छूट गई है, घर बिक गया है, और वे इसके लिए टेक्नोलॉजी या अर्थव्यवस्था या अपने बॉस को दोष देते हैं। दुर्भाग्य से उन्हें यह महसूस ही नहीं होता कि वे भी समस्या का कारण हो सकते हैं। पुराने विचार उनके सबसे बड़े विरोधी बन जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे ये जान ही नहीं पाते कि जो विचार पुराने जमाने में संपत्ति था वह आज इसलिए नहीं है क्योंकि ज़माना आगे बढ़ चुका है। एक दोपहर में अपने द्वारा ईजाद किए गए बोर्ड मेम कैशफ्लो से शिक्षा दे रहा था। मेरा एक दोस्त किसी को अपने साथ लेकर आया था ताकि वह भी सीख सके। दोस्त की दोस्त का हाल ही में तलाक हुआ था। तलाक के मुकदमे में उसके हाथ बुरी तरह जल गए थे और वह अब कुछ जवाब ढूंढ रही थी। उसके मित्र को लगा कि शायद इस खेल से उसे कुछ सीखने को मिलेगा। इस खेल को इस तरह से बनाया गया है ताकि लोग ये सीख सकें कि पैसा किस तरह काम करता है। खेलने के दौरान वे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के आपसी संबंध के बारे में सीखते हैं। वे सीखते हैं कि किस तरह दोनों के बीच कैश का फ्लो होता है और किस तरह पैसे की राह में आपको अपनी संपत्ति वाले कॉलेज से निकलने वाले मासिक कैश फ्लो को बढ़ाना होता है ताकि यह आपके मासिक खर्च से ज़्यादा हो जाए। एक बार आप इसे हासिल कर लेते हैं तो आप चूहा दौड़ से बाहर निकल जाते हैं और तेज राह पर चल पड़ते हैं। जैसा मैंने कहा है, कुछ लोग इस खेल से नफरत करते हैं, कुछ इससे प्रेम करते हैं और कुछ इसका मतलब ही नहीं समझ पाते। इस महिला ने कुछ सीखने का बहुमूल्य अवसर खो दिया। शुरुआती राउंड में उसने एक डूडेड कार्ड खींचा जिस पर एक नाव बनी हुई थी। पहले तो वह खुश हुई, अरे मेरे पास तो एक नाव है। फिर जब उसके मित्र ने यह बताया कि किस तरह आंकड़े उसके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पर काम करते हैं तो वह कुंठित हो गई क्योंकि उसे गणित जरा भी पसंद नहीं था। बाकी के खिलाड़ियों ने शांतिपूर्वक इंतजार किया जब उसका दोस्त इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और मासिक कैश फ्लो के बारे में उसे समझाता रहा। अचानक जब उसने ये जान लिया कि आंकड़े किस तरह काम करते हैं तो उसे यह जानकर झटका लगा कि उसकी नाव उसे जिंदा खा रही है। बाद में वह डाउनसाइज हो गई और उसे एक बच्चा भी हो गया। यह उसके लिए एक भयानक खेल साबित हुआ। कक्षा के बाद उसका दोस्त आया और उसने मुझे बताया कि वह बहुत विचलित है। वह कक्षा में निवेश के बारे में सीखने के लिए आई थी और उसे यह बहुत मूर्खतापूर्ण लगा था कि इतने बेकार खेल को खेलने में इतना ज़्यादा समय बर्बाद किया जाए। उसके मित्र ने उसे यह समझाने की कोशिश की कि वह अपने भीतर झांक कर देखे कि क्या ये खेल उसके किसी अंदरूनी पहलू को उजागर कर रहा था। इस सुझाव पर उस महिला ने अपना पैसा वापस मांग लिया। उसने कहा कि यह विचार मूर्खतापूर्ण है कि कोई खेल किसी के अंदरूनी पहलू को उजागर करता है। उसका पैसा तत्काल वापस कर दिया गया और वह वापस चली गई। 1984 से मैं करोड़ों कमा रहा हूं और सिर्फ इसलिए कमा रहा हूं क्योंकि स्कूल सिस्टम वह नहीं सिखाता जो मैं सिखा रहा हूं। स्कूल में ज़्यादातर शिक्षक भाषण देते हैं। अपने छात्र जीवन में मुझे भाषणों से चिढ़ थी, मुझे बहुत जल्दी बोरियत हो जाती थी और मेरा दिमाग इधर उधर भटकने लगता था। 1984 में मैंने खेल खेल में शिक्षा देना शुरू किया। मैंने वयस्क विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया कि वे इन खेलों को ज्ञान बढ़ाने के इस पहलू से देखें कि वे क्या जानते हैं और उन्हें क्या सीखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस खेल से आदमी के व्यवहार पर भी प्रकाश पड़ता है। यह एक तात्कालिक फीडबैक सिस्टम भी है। टीचर लेक्चर दे, इसके बजाय खेल एक व्यक्तिगत लेक्चर बन जाता है जो आपके लिए ही बनाया गया है। उस महिला के मित्र ने बाद में मुझे पूरी बात बताने के लिए फ़ोन किया। उसने कहा कि उसकी मित्र अब शांत है। शांत होने के बाद उसने खेल और अपने जीवन के बीच में कुछ आपसी संबंध भी महसूस किए हैं। हालांकि उसके और उसके पति के पास नाव नहीं थी, परंतु उनके पास बाकी सब चीज़ें थीं। वह अपने तलाक के बाद बहुत नाराज थी। उसका पति एक कम उम्र की महिला के साथ भाग गया था और 20 साल के वैवाहिक जीवन के बाद उनके पास दौलत के नाम पर बहुत कम सामान था। उनके बीच बांटने के लिए लगभग कुछ भी नहीं था।
20 साल की उनकी शादीशुदा जिंदगी में मज़ा बहुत आया था, परंतु उन्होंने केवल डूडेंट ही इकट्ठे किए थे। उसने यह महसूस किया कि आंकड़ों पर उसका गुस्सा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पर इसलिए था क्योंकि वह उन्हें समझ नहीं पा रही थी। उसका यह मानना था कि पैसे घेले का हिसाब किताब रखना पुरुष का काम है। वह घर संभालती थी और उसका पति पैसों को संभालता था। उसे अब ये पक्का भरोसा हो चुका था कि उनकी शादी के आखिरी 5 सालों में उसके पति ने उससे पैसे छुपाए थे। वह इस बात पर खुद से नाराज थी कि उसे यह पता ही नहीं चला था कि पैसा कहाँ गया है, और यह भी पता नहीं चला था कि उसका किसी दूसरी औरत के साथ संबंध बन चुका है। बोर्ड में की ही तरह दुनिया भी तत्काल फीडबैक देती है। अगर हम ज़्यादा ध्यान दें तो हम ज़्यादा सीख सकते हैं। कुछ समय पहले की बात है, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि थोबी ने गहरे पैंट को सिकोड़ दिया है। मेरी पत्नी धीमे से गुस्कुराई और उसने गहरे पेट में उंगली गड़ाते हुए मुझे बताया कि पैंट नहीं सिकुड़ा है, बल्कि कोई और चीज़ फैल गई है। मैं कैश फ्लो नामक ये खेल हर खिलाड़ी को व्यक्तिगत फीडबैक देने के हिसाब से तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य आपको विकल्प प्रदान करना है। अगर आप नाव वाला कार्ड निकालते हैं और यह आपको कर्ज में डाल देता है तो सवाल यह उठता है, अब आप क्या कर सकते हैं? आपके पास कितने फाइनेंशियल विकल्प मौजूद हैं? यही खेल का लक्ष्य है, खिलाड़ियों को सोवना सिखाना ताकि वे नए और बहुत से फाइनेंशियल विकल्प बना सकें। मैंने 1000 से ज़्यादा लोगों को ये खेल खेलते देखा है। वे लोग जो इस खेल की चूहा दौड़ से सबसे जल्दी निकल जाते हैं, उन्हें अंकों की समझ होती है और उनके पास स्वनात्मक फाइनेंशियल दिमाग होता है। वे बहुत से फाइनेंशियल विकल्पों को देख सकते हैं। जिन लोगों को सबसे ज़्यादा समय लगता है वे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अंकों की समझ नहीं होती और जिन्हें प्राय निवेश की ताकत का एहसास नहीं होता। अमीर लोग प्रायः स्वनात्मक होते हैं और सोच समझकर खतरे उठाते हैं। कैश फ्लो खेलने वाले कई ऐसे भी लोग होते हैं जो इस खेल में बहुत सा पैसा तो कमा लेते हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता होता कि वे इस पैसे का क्या करें। उनमें से ज़्यादातर असली ज़िंदगी में भी आर्थिक रूप से सफल नहीं होते। हर कोई उनसे आगे निकल जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि उनके पास पैसा होता है। और यही असली ज़िंदगी में भी होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत सा पैसा होता है और फिर भी वे आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। अपने विकल्पों को सीमित कर लेना पुराने विचारों से चिपके रहने की ही तरह है। हाई स्कूल के समय का मेरा एक दोस्त अभी 3 नौकरियां कर रहा है। 20 साल पहले वह मेरे सभी सहपाठियों में सबसे अमीर हुआ करता था। जब स्थानीय शुगर प्लांट बंद हुआ तो वह जिस कंपनी के लिए काम करता था वह भी बंद हो गई। उसके दिमाग में केवल एक विकल्प था और वह पुराना विकल्प था, कड़ी मेहनत करो। समस्या ये थी कि उसे कोई बराबरी की नौकरी नहीं मिल पाई जो पुरानी कंपनी में उसकी वरिष्ठता को माने। इसका परिणाम ये हुआ कि वह अभी जो काम कर रहा है वे उसकी योग्यता के बहुत नीचे के काम हैं और इसलिए उसकी तनख्वाह कम है। उसे जिंदा रहने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना कमाने के लिए उसे 3 नौकरियों करनी पड़ रही हैं। मैंने कैश फ्लो खेलने वाले लोगों को ये शिकायत करते सुना है कि सही मौका देने वाले कार्ड उनके पास नहीं आ रहे हैं, इसलिए वे जहां के तहां बैठे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो असली ज़िंदगी में भी ऐसा ही करते हैं। वे बैठकर सही मौके के आने का इंतजार करते हैं। मैंने लोगों को राठी मौके वाले कार्ड का इंतजार करते देखा है और फिर उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता। फिर वे ये शिकायत करते हैं कि अगर उनके पास ज़्यादा पैसा होता तो वे वहाँ दौड़ से बाहर निकल सकते थे, इसलिए वे वहीं बैठे रहते हैं। मैं असली ज़िंदगी में भी ऐसे लोगों को जानता हूं जो यही करते हैं। वे महान अवसर देखते हैं परंतु उनके पास पैसा नहीं होता। और मैं देखता हूं कि लोग एक महान अवसर वाले कार्ड को खींचते हैं, उसे ज़ोर से पढ़ते हैं और उन्हें ये पता ही नहीं होता कि यह एक महान अवसर है। उनके पास पैसा भी होता है, सगया भी सही होता है, कार्ड भी होता है, परंतु वे अवसर को नहीं देख पाते। वे ये देखने में असफल हो जाते हैं कि चूहा दौड़ से बच निकलने के लिए ये किस तरह उनकी फाइनेंशियल योजना में फिट होता है। और मेरी राय में इस तरह के लोग दूसरे सभी तरह के लोगों से ज़्यादा संख्या में होते हैं। ज़्यादातर लोगों को ज़िंदगी में एक बार मिलने वाला सुनहरा अवसर उनके सामने पड़ा हुआ मिलता है, परंतु वे उसे नहीं देख पाते। 1 साल बाद उन्हें इसका पता चलता है जब बाकी सभी लोग अमीर बन जाते हैं। फाइनेंशियल बुद्धि का मतलब है ज़्यादा विकल्प होना। अगर अवसर आपके सामने नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर कोई अवसर आपकी गोद में आ रहा है और आपके पास पैसा नहीं है और बैंक वाले आपको उधार नहीं दे रहे हैं तो आप उस अवसर से कैसे लाभ उठा सकते हैं? अगर आपका अनुमान गलत है और अगर आप जिसकी उम्मीद करते हैं वह नहीं होता है तो आप किस तरह एक नींबू को लाखों में बदल सकते हैं? यही फाइनेंशियल बुद्धि है। क्या होता है इससे? हमारा ज़्यादा सरोकार नहीं है, बल्कि आप एक नींबू को लाखों में बदलने के लिए कितने अलग अलग तरह के आर्थिक समाधान खोज सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी पैसे की समस्याओं को सुलझाने में कितने स्वनात्मक हैं। ज़्यादातर लोग केवल एक समाधान जानते हैं, कड़ी मेहनत करो, बचत करो और उधार लो। तो आपको अपनी फाइनेंशियल बुद्धि क्यों बढ़ानी चाहिए? क्योंकि आप उस तरह के इंसान होना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाता हो।
आप जो होता है होने देते हैं और उसे बेहतर में बदलने की क्षमता रखते हैं। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि किस्मत भी हग ही बनाते हैं, जिस तरह की पैसा बजाया जाता है। अगर आप ज़्यादा किस्मत वाले होना चाहते हैं और ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करने के अलावा आपकी फाइनेंशियल बुद्धि महत्वपूर्ण है। अगर आप उस तरह के आदमी हैं जो सही चीज़ होने का इंतज़ार करता है, तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। ये तो उसी तरह की बात हो गई कि आप गराज से गाड़ी निकालने के पहले ये सुनिश्चित करना चाहें कि अगले 5 मील तक की सभी स्ट्रीट लाइट्स हरी हो। जब हम छोटे थे तो अमीर डैडी माइक और मुझे लगातार ये बताते थे, पैसा असली नहीं है। अमीर वसलैंडी हमें बार बार यह याद दिलाया करते थे कि जब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस से सिक्के ढाले थे तो हम पैसे के रहस्य के सबसे करीब आ गए थे, क्योंकि हम पैसा बना रहे थे। गरीब और मध्य वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, उनका कहना था। अमीर लोग पैसे बनाते हैं। आप धन को जितना असली समझोगे, आप उसके लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे। अगर आप इस विचार को गन में उतार लें कि पैसा असली चीज़ नहीं है, तो आप ज़्यादा तेज़ी से अमीर बन सकते हैं। अगर पैसा असली चीज़ नहीं है, तो फिर यह क्या है? माइक और मैं उनसे ये सवाल पूछते थे। पैसा वह है जिसके बारे में हम सहमत हो जाएं, अमीर डैडी इतना ही जवाब देते थे। हमारे पास जो इकलौती सबसे शक्तिशाली पूंजी है वह है हमारा दिमाग। अगर इसे अच्छी तरह प्रशिक्षित कर दिया जाए तो यह एक पल में ढेर सारी दौलत बना सकता है। इतनी दौलत जो 300 साल पहले के राजाओं और रानियों ने सपने में भी नहीं देखी होगी। एक अप्रशिक्षित व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीबी भी बना सकता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के कारण कई पीढ़ियों तक बनी रह सकती है। सूचना के इस युग में पैसा मिनटों में बन जाता है। कुछ लोग तो जीरो से शुरू करके अविश्वसनीय रूप से अमीर हो जाते हैं, और इसके लिए वे केवल कुछ विचारों और अनुबंधों का सहारा लेते हैं। आपको ये बात वे लोग आसानी से बता सकते हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या दूसरे निवेश करते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा अक्सर होता रहता है। कुछ नहीं से तत्काल करोड़ों बनाए जा सकते हैं, और कुछ नहीं से मेरा मतलब है कि बिना पैसे के लेन देन क्या यह अनुबंध के द्वारा किया जाता है। ट्रेडिंग पिट में हाथ के एक संकेत से टोरंटो के ग्राहक के आदेश पर लिस्बन के ट्रेडर की स्क्रीन पर बत्ती जलती है और शेयर पल भर में टोरंटो पहुंच जाते हैं। 1 मिनट बाद शेयर बेचने का आदेश दिया जाता है और वे पल भर में बिक जाते हैं। इस पूरे मामले में धन का लेन देन नहीं हुआ था, अनुबंधों का हुआ था। तो अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा क्यों विकसित करें? इसका जवाब केवल आप ही दे सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि मैं क्यों इसे विकसित कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तेज़ी से धन कमाना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे इसकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूं। ये सीखने की एक दिलचस्प प्रक्रिया है। मैं अपना फाइनेंशियल IQ इसलिए विकसित करता हूं क्योंकि मैं दुनिया के सबसे तेज़ी और सबसे बड़े स्वेल में भाग लेना चाहता हूं, और अपने छोटे तरीके से मैं मानवता के अभूतपूर्व विकास का हिस्सा होना चाहता हूं। एक ऐसे युग का जहां इंसान विशुद्ध रूप से केवल अपने दिमाग से काम करते हैं, शरीर से नहीं। इसके अलावा यहाँ ज़्यादा रोमांच हैं, यहाँ पैसा है, यहाँ डर है, यहाँ आनंद है। इसलिए मैं अपनी फाइनेंशियल बुद्धि में निवेश करता हूँ और अपनी सबसे शक्तिशाली संपत्ति को विकसित करता हूँ। मैं बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ होना चाहता हूँ। मैं पीछे रह जाने वाले लोगों के साथ नहीं होना चाहता। मैं पैसे बनाने का एक आसान उदाहरण देना चाहता हूँ। 1990 के दशक की शुरुआत में फीनिक्रा की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी थी। मैं गुड मॉर्निंग अमेरिका टीवी सीरियल देख रहा था जब एक फाइनेंशियल प्लान आया और उसने निराशावादी भविष्यवाणियां करना शुरू कर दिया। उसकी सलाह थी, पैसे बचाओ, हर महीने $100 बचाएं और 40 सालों में आप भी करोड़पति बन सकते हैं। 100 हर महीने निश्चित कम बचाना भी एक अच्छा विचार है। यह एक विकल्प है, एक ऐसा विकल्प जिसे बहुत से लोग मान लेंगे। रामस्या यह है कि ऐसा करने से आदमी यह नहीं जान पाता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वे अपने पैसे में ज़्यादा महत्वपूर्ण बढ़ोतरी के बड़े मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते। दुनिया उनके पास से गुजर कर आगे बढ़ जाती है। जैसा मैंने कहा, अर्थव्यवस्था उस समय बहुत बुरे हाल में थी। निवेशकों के लिए यह एक आदर्श बाजार स्थिति थी। मेरा काफ़ी पैसा उस समय स्टॉक मार्केट और अपार्टमेंट हाउसेज में फंसा हुआ था। मेरे पारा नकद पैसा नहीं था। चूंकि हर कोई बेच रहा था, इसलिए मैं खरीद रहा था। मैं पैसे बचा नहीं रहा था, मैं निवेश कर रहा था। गैरी पत्नी और गैर पारा $10 लाख से ज़्यादा नकद थे जो तेज़ी से बढ़ते हुए बाजार में काम कर रहे थे। निवेश करने के लिए ये सबसे बढ़िया मौका था। अर्थव्यवस्था भयावह थी। मैं बहुत छोटे छोटे निवेशों का तो वर्णन नहीं कर सकता, परंतु कई बड़ी बातें ज़रूर बताना चाहूँगा। वे घर जिनकी कीमत कभी $1 लाख होती थी, अब $75,000 के हो गए थे। परंतु स्थानीय रियल एस्टेट ऑफिस में खरीदारी करने के बजाय मैंने दिवालिया वकील के ऑफिस या अदालत की सीढ़ियों पर खरीदारी करना शुरू कर दिया। इन जगहों पर $75,000 का घर $20,000 या इससे भी कम में खरीदा जा सकता था। मैंने अपने मित्र से $2,000 का लोन लिया। 90 दिनों के इस लोन पर ब्याज $200 था। मैंने वकील को कैशियर का चेक दे दिया।
जब अनुबंध की कार्यवाही चल रही थी तब मैंने अखबार में विज्ञापन दिया कि $75,000 का घर केवल 60,000 में बिकाऊ है और किसी डाउन पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। मेरा फ़ोन तत्काल व्यस्त हो गया और लगातार बजने लगा। संभावित खरीदारों को छांटा गया और एक बार मकान कानूनी रूप से मेरे नाम हो गया तो सभी संभावित खरीदारों को घर देखने की इजाज़त दी गई। अत्यंत रोमांचकारी घटनाक्रम के बीच घर कुछ ही मिनटों में बिक गया। मैंने $2,500 की प्रोसेसिंग फ़ी मांगी जो उन्होंने खुशी खुशी दे दी और इसके बाद कानूनी नामांतरण की कार्यवाही शुरू हो गई। मैंने अपने मित्र के $2,000 के कर्ज में $200 ब्याज मिलाकर उसे दे दिए। ये खुश था, घर खरीदने वाला खुश था, वकील भी खुश था और मैं भी खुश था। मैंने $20,000 में खरीदे गए घर को $60,000 में बेच दिया था। मेरे पास खरीदार का शपथपत्र था जिसने मेरे संपत्ति वाले कॉलम में $40,000 जमा कर दिए थे। इस पूरी कार्यवाही में कुल 5 घंटे लगे थे। तो अब जबकि आप में पैसे की समझ आ चुकी है और आप अंक पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि यह किस तरह पैसे का आविष्कार करने का उदाहरण है। संपत्ति वाले कॉलम में $40,000 बनते हैं। बिना टैक्स चुकाए पैसे का आविष्कार कैसे किया जाता है। 10% ब्याज पर आपने $4,000 प्रति वर्ष के कैश फ्लो को सुनिश्चित कर लिया। गंदी के बाजार में अपने खाली समय में मैंने और मेरी पत्नी ने इस तरह के 6 सौदे निपटाए, जबकि हमारा ज़्यादातर पैसा बड़ी प्रॉपर्टीज और स्टॉक मार्केट में फंसा हुआ था। हम खरीदने और बेचने के सौदों में अपनी संपत्ति वाले कॉलम में $190,000 से ज़्यादा 10% ब्याज पर शपथपत्र पर बनाने में कामयाब हो गए थे। इस तरह हर साल की अनुमानित आय $19,000 हो गई थी और इसका ज़्यादातर भाग हमारे प्राइवेट कॉरपोरेशन द्वारा सुरक्षित था। इस $19,000 प्रतिवर्ष का बड़ा हिस्सा हमारी कंपनी की कारों, पेट्रोल ट्रिप्स, बीमे, ग्राहकों के साथ डिनर इत्यादि चीज़ों पर खर्च हो सकता था। जब तक सरकार को उस आमदनी पर टैक्स लगाने का मौका मिलता तब तक ये कानूनी रूप से खर्च हो चुका था। बचत। आपको $40,000 बचाने के लिए कितना समय लगेगा और 50% टैक्स के हिसाब से व्यय कितना पैसा चुकाना होगा। अपनी फाइनेंशियल बुद्धि के इस्तेमाल से पैसा किस तरह खोजा जा सकता है, बचाया जा सकता है और सुरक्षित किया जा सकता है, यह इसका एक आसान उदाहरण है। खुद से पूछें कि $190,000 बचाने के लिए आपको कितना समय लगेगा। क्या बैंक आपके पैसे पर 10% ब्याज देगी? और शपथपत्र 30 सालों तक वैध था। मुझे आशा है कि वे मुझे कभी $190,000 नहीं देंगे। मुझे टैक्स देना पड़ेगा अगर वे मुझे मूलधन देते हैं और इसके अलावा 30 साल के समय में $190,000 दिए जाने से कुल आमदनी $50,000 से ज़्यादा होती है। मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या होगा अगर कोई व्यक्ति पैसे नहीं चुकाए। ऐसा होता है और राह एक अच्छी खबर है। 1994 से 1997 तक फीनिक्स रियल एस्टेट बाजार देश में सबसे ज़्यादा गर्म बाजार साबित हुआ है। उस $60,000 के घर को दोबारा $70,000 में बेचा जा सकता है और एक बार फिर से $2,500 प्रोसेसिंग फ़ीस के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। नए खरीदार के लिए भी यह मुफ्त का सौदा होगा और यह प्रक्रिया चलती रह सकती है। जब मैंने पहली बार घर बेचा था तो मैंने केवल $2,000 खर्च किए थे। तकनीकी दृष्टि से इस सौदे में मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ था। निवेश पर मेरी वसूली अनंत थी। यह एक उदाहरण है कि पैसा पास में नहीं होने पर भी बहुत सा पैसा किस तरह कमाया जा सकता है। दूसरे सौदे में दोबारा बेचे जाने पर मैं $2,000 अपनी जेब में डालता हूं और लोन को 30 साल तक फिर से बढ़ा देता हूं। निवेश पर मेरी वापसी क्या होगी अगर मैं बिना पैसे के पैसे बनाता हूं? मैं नहीं जानता, परंतु ये $100 हर महीने बचाने से बेहतर तो है ही। $100 हर महीने दरअसल $150 प्रतिमाह की रकम है, क्योंकि 40 साल तक इस पर 5% का टैक्स लग चुका है और एक बार फिर आप पर 5% टैक्स लगता है। ये करना बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं है। ये सुरक्षित हो सकता है परंतु ये स्मार्ट नहीं है। आज 1997 में जब मैं ये पुस्तक लिख रहा हूं तो बाजार की स्थितियां 5 साल पहले की स्थिति से पूरी तरह अलग हैं। फीनिक्स का रियल एस्टेट बाजार पूरे अमेरिका की ईर्ष्या का केंद्र बना हुआ है। जो घर उस समय हमने $60,000 में बेचे थे, आज उनकी कीमत $110,000 हो चुकी हैं। अब भी ऐसे मौके हैं, परंतु अब उनकी खोज करने में मुझे बहुत समय और पैसा खर्च करना पड़ेगा। वे दुर्लभ हैं, परंतु आज हज़ारों खरीदार इन सौदों की तलाश में भटक रहे हैं और बहुत कम समझदारी भरे मौके मौजूद हैं। बाजार बार बदल चुका है। यह आगे बढ़ने का समय है और संपत्ति वाले कॉलम में दूसरे मौके ढूंढने का समय है। आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। ये कानून के खिलाफ है। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं इस तरह की प्रतिक्रियाओं को ज़्यादा सुनता हूं और क्या आप मुझे ऐसा करने का तरीका बता सकते हैं? यह आग्रह कम सुनता हूं। गणित आसान है, आपको इसमें बीजगणित या कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लिखता क्योंकि एस्क्रो कंपनी कानूनी सौदों को संभालती है और भुगतान की सेवा को भी। मुझे छत ठीक करवाने या टॉयलेट ठीक करने का झंझट भी नहीं उठाना पड़ता क्योंकि यह काम घर के मालिक का है।
यह उनका घर है, कभी कभार कोई पैसा नहीं चुकाता, और यह भी अच्छा होता है क्योंकि उसमें विलंब शुल्क मिलता है या वे घर कर चले जाते हैं और प्रॉपर्टी एक बार फिर से बेच दी जाती है। कोर्ट सिस्टम ये सब संभाल लेता है, और हो सकता है यह आपके इलाके में काम न करें। बाजार की स्थिति अलग हो सकती है, परंतु यह उदाहरण दर्शाता है कि किस तरह एक आसान वित्तीय प्रक्रिया कुछ ही समय में लाखों डॉलर बना सकती है, जिसे बनाने में आपका ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता और आपको जोखिम भी कम होता है। यह अनुबंध से बनाए जाने वाले पैसे का उदाहरण है। जिसके पास भी हाई स्कूल तक की शिक्षा है वह ऐसा कर सकता है, परंतु ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। ज़्यादातर लोग मेहनत करो और पैसे बचाओ की पुरानी सलाह सुनते हैं। लगभग 30 घंटे की मेहनत के बाद लगभग 190,000 डॉलर संपत्ति वाले कॉलम में आ गए और इसके लिए टैक्स भी नहीं देना पड़ा। इनमें से कौन सी सलाह आपको ज़्यादा कठिन लगती है? 1. कड़ी मेहनत करो, 50% की दर से टैक्स चुकाओ और फिर जो रकम बचती है उसमें से बचत करो। आपकी बचत पर आपको 5% ब्याज मिलता है जिस पर एक बार फिर टैक्स लगता है। या 2. पैसे की समझ विकसित करने का समय निकालो और अपने दिमाग और संपत्ति वाले कॉलम की ताकत का इस्तेमाल करो। इसमें वह समय भी जोड़ लें जो आपको विकल्प नंबर 1 के प्रयोग द्वारा 190,000 डॉलर बचाने में लगता है, क्योंकि समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों चुपचाप अपना सिर हिलाता हूं जब मैं लोगों को ये कहते सुनता हूं, मेरा बच्चा स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर रहा है और उसे अच्छी शिक्षा मिल रही है। यह अच्छी हो सकती है, परंतु क्या ये पर्याप्त है? मैं जानता हूं कि उपर्युक्त निवेश तकनीक एक छोटी तकनीक है। इसे ये बताने के लिए लिखा गया है कि किस तरह एक छोटी सी रकम बड़ी रकम में बदल सकती है। एक बार फिर मेरी सफलता ये बताती है कि मजबूत वित्तीय नींव कितनी महत्वपूर्ण होती है, जो मजबूत वित्तीय शिक्षा से शुरू होती हैं। मैंने इसे पहले कहा है और यह इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इसे एक बार फिर दोहराना चाहता हूं। वित्तीय बुद्धि 4 मुख्य तकनीकी दक्षताओं से मिलकर बनती है। 1. वित्तीय साक्षरता, अंकों को पढ़ने की योग्यता। 2. निवेश की रणनीति, धन द्वारा धन बनाने का विज्ञान। 3. बाजार मांग और पूर्ति, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बाजार को वह दिया जो इसे चाहिए था। यही बिल गेट्स ने भी किया। यह मौका भी बाजार ने दिया था कि $20,000 में कोई मकान खरीदकर उसे $60,000 में बेच दिया जाए, जबकि उसकी असली कीमत $75,000 थी। कोई खरीद रहा था, कोई बेच रहा था। 4. कानून, अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट, स्टेट और नेशनल कानूनों और नीतियों के बारे में जागरूकता। मैं नियमों के भीतर रहकर खेलने की सलाह देता हूँ। अगर आप पैसे का आविष्कार करना चाहते हैं तो आप में यह मूलभूत आधारशिला होनी चाहिए या इन दक्षताओं का समन्वय होना चाहिए, चाहे आप ऐसा छोटे घर, बड़े अपार्टमेंट, कंपनियों, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, बहुमूल्य धातुएं, बेसबॉल कार्ड खरीद कर करें या इसी किस्म का कोई दूसरा काम करा। 1996 तक रियल एस्टेट मार्केट सुर्खियों में था और हर कोई इसमें जा रहा था। स्टॉक मार्केट में भी बूम हो रहा था और हर कोई उसमें जा रहा था। अमेरिका की अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। मैंने 1996 में बेचना शुरू कर दिया और मैं अब पेरू, नॉर्वे, मलेशिया और फिलीपींस की यात्रा कर रहा था। निवेश बदल गए थे। जहां तक खरीदारी का सवाल था, अब हम स्थिर एस्टेट बाजार से बाहर थे। अब मैं अपनी संपत्ति वाले कॉलम के भीतर आंकड़ों को बढ़ते देखता हूं और शायद इस साल के आखिर में बेचना शुरू कर दूंगा। यह कांग्रेस द्वारा पारित किए जाने वाले कानूनी परिवर्तनों पर निर्भर करता है। मैं आशा करता हूं कि 6 छोटे घरों के सौदों को बेच देंगे और $40,000 के नोट को धन में बदल लूंगा। मुझे अपने अकाउंटेंट को बुलाकर उसे कहना पड़ेगा कि वह इतनी रकम के लिए तैयार हो जाए और इसे टैक्स से बचाने के लिए तरीके खोजे। मैं सिर्फ आपको इतनी सी बात बताना चाहता हूं कि निवेश आते जाते रहते हैं, मार्केट घटता बढ़ता रहता है, अर्थव्यवस्थाएं सुधरती बिगड़ती रहती हैं। दुनिया आपको हर दिन जिंदगी के अनूठे अवसर देती रहती है, आपकी जिंदगी के हर दिन, परंतु प्रायः हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। लेकिन वे वहाँ होते हैं। और दुनिया जितनी ज़्यादा बदलती है और टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा बदलती है, आपके और आपके परिवार के लिए स्थायी आर्थिक सुरक्षा के लिए उतने ही ज़्यादा मौके होते हैं। तो अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को विकसित करने का झंझट क्यों उठाया जाए? एक बार फिर मैं यही कहूँगा कि आप ही इसका जवाब दे सकते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं क्यों इसे सीखता और विकसित करता हूँ। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि परिवर्तन हो रहे हैं और होने वाले हैं। मैं परिवर्तनों का स्वागत करना चाहता हूँ और अतीत से चिपके नहीं रहना चाहता हूँ। मैं जानता हूं कि मार्केट में ज्वार आएगा और मार्केट में भाटा भी आएगा। मैं लगातार अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को विकसित करना चाहता हूं क्योंकि मार्केट में हर परिवर्तन पर कुछ लोग अपनी नौकरियों के लिए अपने घुटने टेक कर भीख मांगेंगे। इसी समय कई दूसरे लोग जिंदगी द्वारा दिए गए नींबुओं को लेकर उन्हें करोड़ों में बदल लेंगे और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें कभी कभार जिंदगी नींबू दे देती है। यही फाइनेंशियल बुद्धि है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैंने नींबुओं को किस तरह करोड़ों में बदला है। व्यक्तिगत रूप से मैं व्यक्तिगत निवेशों के कई और उदाहरण देने में झिझकता है। मैं इसलिए झिझकता हूं क्योंकि मुझे डर है कि मुझे बोला या अपनी शेखी बघाड़ने वाला कहा जाएगा।
यह मेरा इरादा नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए उदाहरण देता हूं ताकि उसके अंकों और समयावधि से सच्ची और आसान घटनाओं को बताया जा सके। मैं उदाहरण इसलिए देता हूं ताकि आपको ये बता सकूं कि यह आसान है। यह ज़्यादा आसान है अगर आप फाइनेंशियल बुद्धि के 4 स्तंभों के जानकार हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं फाइनेंशियल वृद्धि के लिए 2 मुख्य साधनों का इस्तेमाल करता हूं, रियल एस्टेट और छोटे स्टॉक्स। मैं रियल एस्टेट को अपनी नींव की तरह इस्तेमाल करता हूं। हर दिन मेरी प्रॉपर्टीज़ कैश फ्लो प्रदान करती हैं और उनका मूल्य बढ़ता जाता है। छोटी पूंजी के स्टॉक्स को तेज़ बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं अपने द्वारा की गई हर चीज़ की अनुशंसा नहीं करता। उदाहरण केवल उदाहरण ही हैं। अगर अवसर बहुत जटिल हैं और मैं निवेश को नहीं समझ पाता हूं तो मैं निवेश नहीं करता है। पैसे के बारे में निर्णय लेने में हमें केवल साधारण मनित और कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है। उदाहरणों का प्रयोग निम्न 5 कारणों से किया जाता है। 1. लोगों को ज़्यादा सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए। 2. लोगों को ये बताने के लिए कि अगर नींव मजबूत है तो पैसे का महल बनाना आसान है। 3. ये बताने के लिए कि कोई भी ढेर सारा पैसा बना सकता है। 4. ये दिखाने के लिए कि आपके लक्ष्यों को हासिल करने के करोड़ों तरीके हैं। 5. ये बताने के लिए कि यह कोई रॉकेट विज्ञान नहीं है। 1989 में मैं ओरेगॉन के पोर्टलैंड में एक खूबसूरत जगह पर जॉगिंग किया करता था। यह एक उपनगर था जहाँ छोटे छोटे घर बने हुए थे। वे छोटे और सुंदर थे। हर कहीं मुझे बिकाऊ हैं के बोर्ड दिखते थे। टिम्बर मार्केट का बुरा हाल था, स्टॉक मार्केट में फ्रेश हुआ था और अर्थव्यवस्था में गंदी थी। एक सड़क पर मैंने एक बिकाऊ हैं का बोर्ड देखा जो वहाँ काफ़ी लंबे समय से लगा हुआ था। ये पुराना दिख रहा था। एक दिन इसके पारा से जॉगिंग करते समय मेरी मुलाकात इसके मालिक से हो गई जो परेशान दिख रहा था। मैंने पूछा, आपने अपने घर की क्या कीमत लगाई है? मालिक घूमा और कमज़ोर गुस्कुराहट के साथ कहा, आप कीमत लगा लो, यह 1 साल से ज़्यादा समय से बिकाऊ है और अब तक कोई इसे देखने तक नहीं आया है। मैं इसे देखता है, मैंने कहा, और आधा घंटे बाद मैंने इसे $20,000 में खरीद लिया जो उसके द्वारा मांगी गई कीमत से कम थी। ये 2 बेडरूम का छोटा सा सुंदर घर था जिसकी खिड़कियों पर जिंजरब्रेड का ट्रिम था। यह 1930 में बजा था और इसका रंग हल्का नीला था। अंदर एक सुंदर चटानी अंगीठी थी और छोटे छोटे 2 बेडरूम थे। ये किराए पर देने के लिए एक आदर्श घर था। मैंने मालिक को $45,000 के घर के लिए $5,000 नकद दिए जिसकी असली कीमत $65,000 होगी, परंतु दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि इसे कोई खरीदना नहीं चाहता था। मालिक ने 1 हफ्ते में इसे खाली कर दिया और वह इससे पीछा छुड़ाकर खुश हुआ। मेरा पहला किराएदार वहां आ गया जो एक स्थानीय कॉलेज में प्रोफेसर था। गवर्नमेंट खर्च और मैनेजमेंट फीस चुकाने के बाद हर महीने के आश्विन में मेरी जेब में $40 आते थे, जो बहुत बड़ी रकम नहीं थी। 1 साल बाद ओरेगॉन का रियल एस्टेट बाजार मंदी से उबर आया और बढ़ने लगा। कैलिफोर्निया के निवेशकों के पास अपने रियल एस्टेट मार्केट की तेजी का बहुत सा पैसा था और अब वे उत्तर दिशा में आकर ओरेगॉन और वॉशिंगटन में खरीदारी कर रहे थे। मैंने उस छोटे घर को कैलिफोर्निया से आए एक युवा दंपति को $95,000 में बेच दिया, जिन्हें ये बहुत सस्ता सौदा लग रहा था। इस सौदे में मुझे लगभग $40,000 का कैपिटल मेन हुआ, जो मैंने 1031 के टैक्स विदवीन एक्सचेंज में रख दिए और मैं अपने पैसे को लेकर कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने चल दिया। 1 महीने में मुझे बीवस्टन, ओरेगॉन में इंटेल प्लांट के पास एक 12 यूनिट का अपार्टमेंट मिल गया। उसके मालिक जर्मनी में रहते थे और उन्हें इसकी कीमत का अंदाज़ा ही नहीं था और एक बार फिर वे इससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। मैंने $450,000 की इमारत के लिए $275,000 का प्रस्ताव दिया। वे $300,000 पर मान गए। मैंने इसे खरीद लिया और इसे 2 साल तक अपने पास रखा। फिर उसी 1031 एक्सचेंज प्रक्रिया का फ़ायदा उठाते हुए मैंने उस इमारत को $495,000 में बेच दिया और एरिज़ोना, फिनिक्स में एक 30 यूनिट का अपार्टमेंट खरीद लिया। तब तक हम फिनिक्स चले गए थे और हमें वैसे भी इसे बेचना था। पहले जो हाल ओरेगॉन के बाजार का था, वही मंदी का माहौल फिनिक्स के रियल एस्टेट मार्केट में देखने को मिला। फ्रिजिक्रा में 30 यूनिट की अपार्टमेंट इमारत की कीमत $875,000 थी, जिसमें से $225,000 डाउन पेमेंट था। 30 यूनिटों से आने वाला कैश फ्लो $5,000 प्रति माह से कुछ ज़्यादा था। एरिज़ोना का बाजार भी बढ़ने लगा और 1996 में एक कोलोरेडो के निवेशक ने हमें उस प्रॉपर्टी के लिए $12 लाख देने का प्रस्ताव रखा। मेरी पत्नी और मैं बेचने पर विचार कर रहे थे, परंतु हमने ये देखने का इंतज़ार किया कि क्या कांग्रेस कैपिटल गेन कानूनों में परिवर्तन करेगी। अगर वह परिवर्तन करती है तो प्रॉपर्टी की कीमत 15 से 20% तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा हर महीने $5,000 मिलते रहना अच्छा लगता था। इस उदाहरण में मुद्दे की बात यह है कि किस तरह एक छोटी स्क्रम एक बड़ी स्क्रम में बदली जा सकती हैं। एक बार फिर मैं ये कहना चाहता है कि इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, निवेश की रणनीति, बाजार की समझ और कानूनों की जानकारी होना ज़रूरी है।
अगर लोग इन विषयों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो स्पष्ट रूप से वे स्टैंडर्ड सलाह का पालन करेंगे जो कहती है कि सुरक्षित खेल खेलना चाहिए और सुरक्षित निवेशों में पैसा लगाना चाहिए। सुरक्षित निवेशों के साथ समस्या यह है कि वे अक्सर बहुत कम मुनाफा देते हैं। उन्हें इतना सुरक्षित बना दिया जाता है कि उनसे मिलने वाला मुनाफा कम हो जाता है। ज़्यादातर बड़े ब्रोकरेज हाउसेस जोखिम भरे सांतों से बचते हैं ताकि वे खुद की और अपने ग्राहकों की सुरक्षा कर सकें, और यह नीति समझदारी की भी है। असली गर्म सौदे नौसिखियों को नहीं दिए जाते। प्रायः सर्वश्रेष्ठ सौदे उन लोगों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं जो इस खेल को अच्छी तरह समझते हैं, और ये सौदे अमीरों को और भी ज़्यादा अमीर बना देते हैं। वैसे भी इस तरह के जोखिम भरे सौदे नौसिखियों के सामने रखना तकनीकी रूप से गैरकानूनी माना जाता है, परंतु ऐसा भी कभी कभार होता है। मैं जितना ज़्यादा परिष्कृत होता जाता हूँ उतने ही अवसर मुझे मिलते जाते हैं। जिंदगी में फाइनेंशियल बुद्धि विकसित करने का एक और फ़ायदा ये होता है कि इससे आपके सामने ज़्यादा अवसर आते हैं, और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, आपके लिए ये बताना आसान होता जाता है कि कोई सौदा अच्छा है या बुरा। आपकी बुद्धि तत्काल एक बुरे सौदे को पहचान सकती है या एक बुरे सौदे को अच्छे सौदे में बदल सकती है। मैं जितना ज़्यादा सीखता हूँ, और सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, मैं उतना ही ज़्यादा पैसा सिर्फ इसलिए कमाता हूँ क्योंकि रागय के साथ साथ गहरा अनुभव और बुद्धि बढ़ती जाती है। गहरे कुछ दोस्त अब भी सुरक्षित खेल खेल रहे हैं और अपने प्रोफेशन में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, परंतु उनकी फाइनेंशियल बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, जिसे विकसित होने में बहुत समय लगता है। मेरी कुल जमा फिलॉसफी है अपने संपत्ति वाले कॉलम में बीज बोना। यह मेरा फॉर्मूला है। मैं छोटे पैमाने पर शुरू करता हूं और बीज बोता हूं। कुछ बीज उग जाते हैं और कुछ नहीं उगते। हमारे रियल एस्टेट कॉरपोरेशन में हमारे पास करोड़ों डॉलर की प्रॉपर्टी है। ये हमारा अपना REIT यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। अब मैं आपको ये पते की बात बताना चाहता हूं कि इन करोड़ों में से कई प्रॉपर्टीज़ तो $5,000 से $10,000 के निवेश से शुरू हुई थीं। नकद पैसे से खरीदी गई यह प्रॉपर्टीज़ खुशकिस्मती से तेज़ी से बढ़ते बाजार में ज़्यादा कीमत हो गई थी, और टैक्स से मुक्त रहते हुए इन्हें खरीदा और बेचा गया था, और ऐसा कई सालों तक किया गया था। हमारा एक स्टॉक पोर्टफोलियो भी है जिसे मैं और मेरी पत्नी ढगारा पर्सनल म्यूचुअल फंड कहते हैं। हमारे कुछ दोस्त हमारे जैसे निवेशकों के साथ ही बिजनेस करते हैं जिनके पास हर महीने निवेश करने के लिए कुछ अतिरिक्त धन होता है। हम ज़्यादा जोखिम वाली प्राइवेट कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जो अमेरिका या कनाडा में स्टॉक एक्सचेंज पर सार्वजनिक होने जा रही हैं। कितनी तेज़ी से धन बढ़ता है इसका उदाहरण इस तरह देखें। हमने कंपनी के सार्वजनिक होने से पहले 25 सेंट प्रति शेयर की दर पर 1 लाख शेयर खरीदे। 6 महीने बाद जब कंपनी शेयर बाजार में दर्ज हो गई तो उसके शेयर का भाव $2 प्रति शेयर हो गया। अगर कंपनी का प्रबंधन अच्छा है तो कीमतें बढ़ती रहेंगी और स्टॉक $20 प्रति शेयर या इससे भी ज़्यादा होगा। ऐसे भी कई वर्ष रहे हैं जब हमारे $25,000 एक साल से भी कम समय में $10 लाख बन गए हैं। ये जुआ नहीं है अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ये जुआ है अगर आप सौदे में अपना पैसा फेंक रहे हैं और भगवान से सफल होने की दुआ कर रहे हैं। आपको अपने तकनीकी ज्ञान, बुद्धि और खेल के प्रति प्रेम की ज़रूरत होगी ताकि जोखिम कम से कम रहे। वैसे जोखिम तो होता ही है। ये फाइनेंशियल बुद्धि होती है जिससे आपकी सफलता के अवसर बढ़ जाते हैं। इसी कारण जो चीज़ एक आदमी के लिए जोखिम भरी होती है वह दूसरे आदमी के लिए उतनी जोखिम भरी नहीं होती। यही वह मूल कारण है जिसकी वजह से मैं लोगों को लगातार प्रेरित करता हूं कि वे स्टॉक, रियल एस्टेट या दूसरे बाजारों में निवेश करने के बजाय फाइनेंशियल बुद्धि में निवेश करें। आप जितने ज़्यादा स्मार्ट होंगे आपके सफल होने के अवसर उतने ही ज़्यादा होंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से जिन स्टॉक्स में निवेश करता हूं उनमें बहुत ज़्यादा जोखिम होता है और इसलिए मैं उनकी अनुशंसा नहीं करता हूं। मैं इस खेल को 1979 से खेल रहा हूं और मैंने इसमें काफ़ी अनुभव हासिल कर लिया है। परंतु अगर आप दोबारा पढ़ेंगे कि इस तरह के निवेश ज़्यादातर लोगों के लिए जोखिम भरे क्यों होते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को अलग तरह से निर्धारित कर सकेंगे, जिससे $25,000 से एक साल में $10 लाख बजाजा आपके लिए कम जोखिम भरा होगा। जैसा पहले ही कहा जा चुका है, मैंने जो लिखा है मैं आपको वैसा करने की सलाह नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यह आसान है और संभव है। बात इतनी सी है कि औसत आदमी के लिए $1 लाख से ज़्यादा की प्रतिवर्ष आय अच्छी होती है और इसे हासिल करने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। बाजार कैसा है और आप कितने स्मार्ट हैं इस बात पर निर्भर करता है कि आप 5 से 10 साल में ऐसा कर सकते हैं। अगर आप अपने खर्च को कम रख सकते हैं तो $1 लाख की अतिरिक्त आय आपको सुखद लगेगी, चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं। आप चाहें तो काम कर सकते हैं या चाहें तो काम छोड़ भी सकते हैं और सरकारी टैक्स सिस्टम को अपने विरोध के बजाय अपने समर्थन में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत आधार रियल एस्टेट है। मैं स्थित एस्टेट से प्रेम करता हूं क्योंकि यह स्थायी और धीमी गति से चलने वाली होती है। मैं ठोस आधार को पसंद करता हूं। कैश फ्लो भी आमतौर पर स्थायी ही होता है और अगर इसे अच्छी तरह मैनेज किया जाए तो इसकी कीमत बढ़ने की भी अच्छी संभावना होती है।
रियल एस्टेट की ठोस आधारशिला होने के कारण मैं जोखिम भरे स्टॉक्स खरीदने का खतरा मोल ले सकता हूं। अगर मुझे स्टॉक मार्केट में खासा मुनाफा होता है तो मैं मुनाफे पर कैपिटल गेन्स टैक्स देता हूं और बची हुई रकम को रियल एस्टेट में लगा देता हूं ताकि मेरी संपत्ति की नींव और ज़्यादा मजबूत हो जाए। रियल एस्टेट पर एक और बात, मैं दुनिया भर में घूमा हूं और मैंने हर जगह निवेश करना सिखाया है। हर शहर में मुझे ये सुनने में आया है कि रियल एस्टेट को सस्ते में नहीं खरीदा जा सकता। यह मेरा अनुभव नहीं है। न्यूयॉर्क या टोक्यो में या शहर से थोड़ा सा दूर ऐसे शानदार मौके हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। सिंगापुर में जहां अभी रियल एस्टेट की कीमतें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो चंद मिनटों की ड्राइविंग की दूरी पर हैं। इसलिए जब भी मैं किसी को ये कहते सुनता है आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं उन्हें ये याद दिलाता हूँ कि शायद आपको ये कहना चाहिए, मैं नहीं जानता कि यहाँ ऐसा कैसे किया जा सकता है। अभी तक उद्धरण चिन्ह महान अफसरों को आपकी आंखें नहीं देख सकती, उन्हें आपके दिमाग से देखा जा सकता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें ये जानने के लिए फाइनेंशियल प्रशिक्षण ही नहीं मिला होता कि वे अपने सामने पड़े हुए अफसरों को देख सकें और उन्हें पहचान सकें। मुझसे अक्सर पूछा जाता है मैं शुरुआत कैसे करूं। पिछले अध्याय में मैंने आर्थिक स्वतंत्रता की राह पर चलने वाले 10 कदमों का उल्लेख किया है। परंतु ये हमेशा याद रखें कि आपको मज़ा आना चाहिए। ये केवल एक खेल है। कई बार आप जीत जाते हैं और कई बार आपको अनुभव मिलता है, परंतु हमेशा आनंद लें। ज़्यादातर लोग कभी नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें द्वार का डर लगा रहता है। इसीलिए मुझे स्कूल मूर्खतापूर्ण लगता है। स्कूल में हम सीखते हैं कि गलतियां बुरी बात होती हैं और गलतियों करने के लिए हमें सज़ा भी दी जाती है। परंतु अगर दग इंसानों की सीखने की प्रक्रिया पर नज़र डालें तो हम पाएंगे कि इंसान गलतियां करके ही सीखते हैं। हम मिल कर ही चलना सीख पाते हैं। अगर हम कभी नहीं मिले तो हम कभी वल भी नहीं पाएंगे। यही मोटरसाइकिल चलाने के बारे में भी सही है। गहरे घुटनों पर अब भी चोट के निशान हैं, परंतु आज मैं बिना सोचे मोटरसाइकिल चला सकता हूँ। यही अमीर बनने के बारे में भी सही है। दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोगों के अमीर न बन पाने का मुख्य कारण यह है कि वे हारने से डरते हैं। जीतने वाले हारने से नहीं डरते हैं, परंतु हारने वाले डरते हैं। सफलता की प्रक्रिया का एक भाग असफलता भी है। जो लोग असफलता से बचते हैं, सफलता उनसे बचती है। मैं पैसे कमाने को टेनिस के खेल की तरह मानता हूँ। मैं मेहनत से खेलता हूँ, गलतियाँ करता हूँ, गलतियाँ सुधारता हूँ और ज़्यादा गलतियाँ करता हूँ, सुधारता हूँ और इस तरह से मेरा खेल सुधरता जाता है। अगर मैं खेल में हार जाता हूँ तो मैं नेट के पास जाकर अपने विरोधी से हाथ मिलाता हूँ, मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ अगले शनिवार को मिलेंगे। निवेशक दो तरह के होते हैं। एक, पहले और सबसे आम तरह के निवेशक वे लोग होते हैं जो एक पैकेज में निवेश करते हैं। वे रिटेल आउटलेट में फ़ोन करते हैं जैसे एक रियल एस्टेट कंपनी या स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर को और फिर वे कुछ खरीदते हैं। यह एक म्यूचुअल फंड REIT स्टॉक या बॉन्ड हो सकता है। ये निवेश का एक अच्छा साफ सुथरा और आसान तरीका है। यह उसी तरह की खरीदारी हो गई जैसे कोई ग्राहक कंप्यूटर स्टोर में जाकर शेल्फ पर रखे कंप्यूटर को खरीदते। दो, दूसरी तरह के निवेशक वे होते हैं जो निवेशों को बनाते हैं। इस तरह के निवेशक आमतौर पर सौदों को असेंबल करते हैं जिस तरह कंप्यूटर इंजीनियर कंप्यूटर के पुर्जी को असेंबल करते हैं। मैं ये तो नहीं जानता कि कंप्यूटर के पुर्जी को किस तरह असेंबल किया जाता है, परंतु मैं ये जानता हूं कि आर्थिक अफसरों के पुर्जी को किस तरह असेंबल किया जा सकता है, या मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो ऐसा कर सकते हैं। दूसरे किस्म का निवेशक ही प्रोफेशनल निवेशक होता है। कई बार तो पुर्जों को इकट्ठा करने में सालों लग जाते हैं और कई बार वे कभी इकट्ठे नहीं हो पाते। मेरे अमीर डैडी ने मुझे दूसरे किस्म का निवेशक बनने के लिए प्रोत्साहित किया। ये सीखना महत्वपूर्ण है कि पुर्जी को किस तरह असेंबल किया जाए, क्योंकि यहीं पर भारी जीत का मौका होता है और अगर किस्मत आपके साथ न हो तो यहीं पर भारी नुकसान का खतरा होता है। अगर आप दूसरे किस्म के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको मुख्य रूप से 3 मुख्य दक्षताएं विकसित करने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल बुद्धि के अलावा इन दक्षताओं की ज़रूरत होती है। 1, किस तरह ऐसे मौके को खोजें जो दूसरों को दिखाई नहीं देता। 2, दूसरे लोग अपनी आंखों से उस मौके को नहीं देख पाएंगे, पर आप अपने दिमाग से उस मौके को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे एक दोस्त ने एक पुराना घर खरीदा जो दिखने में बुरा सा था। हर एक को दैरत थी कि उसने इसे क्यों खरीदा, परंतु दूसरे जो नहीं देख पाए थे और जो उसने देख लिया था वह ये था कि उस घर के साथ 4 खाली जमीन के टुकड़े भी थे। उसने ये कंपनी जाकर पता कर लिया था। घर खरीदने के बाद उसने उसे तोड़ दिया और उन 5 प्लॉटों को बिल्डर को बेच दिया। इस सारे सौदे में उसे अपने मूल निवेश से 3 गुना रकम मिली। उसने 2 महीने के काम में $75,000 कमा लिए। ये बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है, परंतु ये न्यूनतम वेतन से तो ज़्यादा ही है और ये तकनीकी रूप से कठिन भी नहीं है। 2, पैसा किस तरह जुटाया जाए। औसत आदमी बैंक जाता है, परंतु इस दूसरे किस्म के निवेशक को ये पता होना चाहिए कि पूंजी किस तरह जुटाई जाए और बिना बैंक जाए कितने तरीकों से पैसा जुटाया जा सकता है।
मैंने ये सीखा कि बिना बैंक की मदद लिए घर कैसे खरीदे जा सकते हैं। घर खरीदना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु पैसा इकट्ठा करना बहुमूल्य कला है। अक्सर मैं लोगों को ये कहते सुनता हूँ, बैंक मुझे कर्ज नहीं दे रही है, या मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर आप दूसरे किस्म के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको ये सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी कारण ज़्यादातर लोगों की योजनाएं ठप हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में, ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए सौदे नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। अगर आप इस बाधा को पार कर सकते हैं तो आप ऐसे लोगों से मीलों आगे होंगे जिन्होंने इन दक्षताओं को नहीं सीखा। ऐसे कई मौके आए हैं जब मैंने घर या स्टॉक या अपार्टमेंट बिल्डिंग को खरीदा है, जबकि मेरी बैंक में एक भी पाई नहीं थी। मैंने एक अपार्टमेंट हाउस को 12 लाख में खरीदा। मैंने इसके लिए एक अनुबंध किया जो खरीदार और बेचने वाले के बीच में लिखित अनुबंध था। फिर मैंने $1 लाख का डिपॉजिट इकट्ठा किया, जिससे मुझे बाकी पैसे को जुटाने के लिए 90 दिन की मोहलत मिल गई। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं जानता था कि इसकी असली कीमत $20 लाख थी। मैंने इस पैसे को कभी नहीं जुटाया। इसके बजाय जिस आदमी ने मुझे $1 लाख दिए थे उसने मुझे $50,000 दिए ताकि वह मेरी जगह पर आ जाए, और इस तरह वह मेरी जगह पर आ गया और मैं उस निवेश से बाहर निकल गया। और इस काम में मेरे कुल जमा 3 दिन लगे। एक बार फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप क्या खरीदते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना जानते हैं। निवेश करना खरीदना नहीं है, यह एक ज्ञान है। 3. किस तरह स्मार्ट लोगों को संगठित किया जाए। ऐसे लोग समझदार होते हैं जो या तो अपने से ज़्यादा समझदार लोगों के साथ काम करते हैं या उन्हें काम पर रखते हैं। जब भी आपको सलाह की ज़रूरत हो तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपका सलाहकार समझदार हो। सीखने के लिए बहुत कुछ है, परंतु इसके पुरस्कार भी बहुत कीमती हो सकते हैं। अगर आप इन दक्षताओं को नहीं सीखना चाहते हैं तो आपको पहली किस्म का निवेशक बनने की सलाह दी जाती है। आप जो जानते हैं वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आप जो नहीं जानते वही आपका सबसे बड़ा जोखिम है। जोखिम तो हमेशा रहता है, इसलिए इससे बचने के बजाय इसे मैनेज करना सीखें।